नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और निमंत्रण पत्र भी दिए जा रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। तो अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून का अयोध्या के लिए हवाई सेवा और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बस सेवा शुरू करने की वकालत की है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने निमंत्रण पत्र को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि पूरे देश में भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन धार्मिक लोगों को और संतों के लिए वहां पर निमंत्रण पत्र के लिए में केवल एक ही युवक और एक ही व्यक्ति को साथ लेने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने पुरी के शंकराचार्य का हवाला देते हुए कहा कि पुरी के शंकराचार्य को जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है उसमें उनको केवल एक व्यक्ति को ही साथ लाने के लिए कहा गया है। बसें भी चलाएं, ट्रेन भी चलाएं, एयरलाइन की सेवाएं भी दें, लेकिन इतना बस मैं पूछना चाहता हूँ, जो पुरी के शंकराचार्य जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि उनसे ये कहा गया है कि वो आमंत्रित तो अपने साथ एक आदमी को ला सकते हैं। एक तरफ धर्मगुरु जो 4 मठ बनाए गए पूरे हिंदुस्तान में, उनमें से पुरी भी एक महान मठ है। वहां के शंकराचार्य को आप एक व्यक्ति को लाने की कह रहे हो, दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए बस और ट्रेन लगाने की बात कर रहे हो। भाई, जो धर्मावलंबी भी हैं, जो जीवन जिन्होंने अपना इस धर्म को सौंप दिया है, साधु हैं, महंत हैं, सनातन धर्म के संत हैं, उनको आमंत्रित करना चाहिए। उनके लिए तो आप बाध्यता करेंगे कि शंकराचार्य खुद आए और अपने संग केवल एक व्यक्ति लाए। दूसरी तो बेटा बात को लेते हैं देहरादून की। देहरादून में ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो देहरादून में ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभाग की तरफ से किए जा रहे कार्यों की प्रगति से विस्तार से जानकारी ली। वहीं बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं गणेश जोशी ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों पुलों के निर्माण कार्यों को समयबद्ध समीक्षा करने के बाद समय पे पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से 250 तक की बसावटों को हम मुख्य मार्ग से जोड़ रहे हैं। जहां पूर्व में 103 सड़कें हमारी स्वीकृत हुई थी, काम शुरू वाला है, वहीं आज नई 108 सड़कें, जिनकी लंबाई 1194 किलोमीटर और उसकी कीमत 978 करोड़ रुपये है, भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। शीघ्र उसकी वित्तीय स्वीकृति हमें मिलेगी और इन सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। और जो हमारे शेष बचे हुए गांव हैं, उनको जो है मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे वाइब्रेंट विलेज में पिथौरागढ़ जनपद के टिडानू, सीकू, रोकांग, मार्चा, पाजू, गूंट, टोला। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की, जिसको लेकर आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंटवारे के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। गठन से लेकर अब तक आरटीआई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको लेकर काशीपुर के अधिवक्ता नईमुद्दीन ने आरटीआई के तहत सूचना के अधिकार में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से सूचना मांगी थी। इसमें खुलासा करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकल्प को वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से 20 सालों से विधानसभा के समक्ष नहीं रखी गई है। यानी कि 20 सालों से एक भी वार्षिक रिपोर्ट उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की नहीं बन पाई। बता दें कि साल 2003 में राज्य वक्फ बोर्ड गठन से साल 2023 तक 20 साल में किसी भी साल की वार्षिक रिपोर्ट नहीं बनी। यह खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता नईमुद्दीन और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराई सूचना से हुआ है।
ऐसा है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकलाप की जो वार्षिक रिपोर्ट है, जिसकी साल भर में वक्फ बोर्ड ने क्या किया और वक्फ संपत्तियों का क्या हुआ, उसका प्रशासन कैसे हुआ, उसकी रिपोर्ट साल भर में वित्तीय वर्ष जब खत्म होता है तो जो है सरकार को बनानी है। धारा 98 में वक्फ अधिनियम की ये प्रावधान है और उसे विधानसभा के सामने रखना है। लेकिन जब हमने सूचना मांगी तो पता ये चला कि 2003 से लेके, यानी वक्फ बोर्ड 2003 में बना, यानी उत्तराखंड गठन से ही लेके जो है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की जो है 23 तक 20 वर्षों में कोई भी वार्षिक रिपोर्ट जो है रखी नहीं गई और जो है यहाँ तक कि बनाई ही नहीं गई। ऐसा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां 8 जनवरी को दीदी भोली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। तो उत्तरकाशी में सोमवार को 8 जनवरी 2024 को महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम दीदी भोली महोत्सव का आयोजन किया जाना है। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कड़ी में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम दीदी भोली महोत्सव के आयोजन में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली, जहां उन्होंने सभी तैयारियों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी इंतजाम तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। तो उत्तराखंड में जल्द ही नई महिला नीति लागू होने जा रही है, जिसको लेकर ड्राफ्ट भेजा गया है। तो उत्तराखंड महिला आयोग ने महिलाओं के उत्थान के लिए महिला नीति का फाइनल ड्राफ्ट शासन को सौंप दिया है। बता दें कि जल्द ही इस पर बड़ी पहल होने जा रही है। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि महिला आयोग ने अभी तक हजारों परिवारों को टूटने से बचाने का काम किया है। इसके साथ ही महिलाओं के उत्थान को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग लगातार सक्रिय है। उन्होंने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के मामले में प्रदेश के सभी 13 जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम लोगों को जागरूक भी किया गया। वो नीति बनी इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड का बहुत बड़ा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ की वास्तव में आधी आबादी रहती है, क्योंकि पुरुष तो बाहर रहते हैं, कोई फौज में है, कोई किसी दूसरे पेशे में है। तो महिलाएं उत्तराखंड की जो पहाड़ में रह रही हैं उनको लेकर और जो प्लेन की जो हमारी महिला सभी को लेकर ये नीति बनी है। विशेषकर उत्तराखंड को हमने केंद्र विशेषकर जो हमारा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां सर्दी की रात में डीएम और एसएसपी ने क्षेत्र का भ्रमण किया और गरीबों को कंबल बांटे। तो हरिद्वार में डीएम धीराज सिंह और एसएसपी ने सर्द भरी रात में पैड़ी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने गंगा घाट पर सो रहे कई गरीबों को कंबल बांटे और उन्हें चाय बिस्किट भी दी। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। डीएम और एसएसपी के हाथों कंबल पाने वाले लोगों ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। डीएम ने जानकारी दी कि वो बताया कि लोगों को सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले में कई स्थानों पर अलाव के लिए पर्याप्त लकड़ी की व्यवस्था भी की जा रही है। इस पर देखिए कुछ दिनों से लगातार ठंड बढ़ रही है और कोहरा भी आप देख ही रहे हैं, तो उसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए शासन के भी निर्देश हैं, इसलिए जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पे। कई लोग ऐसे तो नहीं जो खुली आसमान में सो रहे हों, और जो लोग सो भी रहे हैं अगर उनको ज़रूरत के हिसाब से उनको हम लोग रैन बसेरा में भी शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे यात्री भी हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पे आए और ठंड की वजह से एक कोने में आग सेक रहे हैं, तो उन लोग को हम लोग कंबल बांट रहे हैं। से लगातार ठंड काफ़ी बड़ी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी निर्देश थे सभी जगह पे, जहाँ पर खासकर हड़की पेड़ी क्षेत्र में या हरिद्वार के अन्य जगह पर बाहर से भी लोग आते हैं और कई बार ठंड की वजह से ऐसी स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ता है, पैसों का भी अगर कोई शॉर्टेज। तो बुलेटिन में बात तो टिहरी की कर लेते हैं, जहां माधो सिंह भंडारी मेले की धूम चारों ओर देखने को मिली है। तो टिहरी में
कीर्ति नगर के छेणाधार स्थित माधो सिंह भंडारी स्मारक पर लगे हुए पौराणिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी मेले में रही। बता दें कि मेले में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेले स्थल पर लगे स्वयं सहायता समूह की तरफ से विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर जानकारी ली। तो वहीं वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले में कलाकारों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम और माधव सिंह भंडारी के नृत्य नाटिका का सुंदर मंचन भी किया गया। इस मौके पर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेला ऐतिहासिक विरासत है। वीर माधो सिंह भंडारी के इतिहास से सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने मेला आयोजनों को लेकर समिति की सराहना भी की। उत्तराखंड वैसे तो वीरों की भूमि रहा है, लेकिन माधो सिंह भंडारी का जो हमने सुना है, पढ़ा है, माधो सिंह भंडारी एक ऐसे वीर के रूप में दर्ज हैं इतिहास में कि जिनको जो है महावीर से भी अगर ऊपर कोई पदवी हो सकती है तो वो दी जा सकती है, और वो प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे पूरे प्रदेश के लिए और इस क्षेत्र के लिए कि एक कर्मवीर के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर, एक सेनापति के तौर पर और एक उससे भी ऊपर एक कुशल इंजीनियर के तौर पर जो उन्होंने एक मिसाल कायम की, वो आज चार सदी बीतने के बाद भी वो आज प्रासंगिक है और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और हम यही कामना करते हैं। जो हमारा वीर माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेला हो रहा है, ये सबसे पहले तो आपके हमारे सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय भी है कि उनकी जो वीर गाथा है उस सभी का मंचन वहाँ पर हो रहा है। हम सभी को उनके बारे में जानने का और उनकी वीरता को नमन करने का मौका मिल रहा है। तो उसकी तैयारियों पहले से ही लगभग 1 माह पूर्व से तैयारियां पूरी हो गई थी और लगातार भी इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम, प्रशासन की ओर से भी पीआरडी, वहाँ पर महिला पीआरडी तैनात किए गए हैं। पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक एवं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा जा रहा है। जितने भी वहाँ पर फड़ और आदि लगे हुए हैं दुकानदारों का, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है और कि उन्हें कोई इस तरह की समस्या ना आए, जगह की समस्या ना आए, क्रैम ना हो जाए, क्राउड ना हो जाए। और तीसरी चीज़ जो विशेष होती है शौचालय की, तो एक टेम्प्रेरी तो उन्होंने बनाया था शौचालय। जब मैं बिफोर मेले से 3 तारीख को जब वहाँ विजिट पे गई थी तो मैंने देखा वहाँ टेम्प्रेरी बनाया गया था जैसा कि होता है। तो मेरे द्वारा नगर पंचायत से यहाँ से ऑर्डर करते हुए वहाँ पर बाहर एक मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे हमारी जो महिलाएं और अन्य भी जो वहाँ पर आ रहे मेला स्थल पर इस तरह की कोई परेशानी ना आए। हमारे राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष जी आए थे, भट्ट जी, और उन्होंने भी काफ़ी हमारी समिति को आशीर्वाद दिया और जो भी है हम काफ़ी उनके सम्मान में जो जितना भी कर पाए। और बाकी तो हमारी मंचन के बीच में अतिथि लोग आएंगे, अगर कोई कमी रहती है हम उनसे भी माफ़ी चाहेंगे। 8 तारीख तक है, 4 से 8 तक हमारा चलेगा। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां स्वच्छता समितियों के वेतन में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो देहरादून में नगर निगम के वार्डों में सफाई व्यवस्था के लिए गठित की गई पार्षद स्वच्छता समिति में घोटाला सामने आया है। इस एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कवायद में जुटे हैं, तो वहीं अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं। बता दें कि नगर निगम की ओर से शहर की सफाई व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारियों के वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बोर्ड भंग होने से पहले पार्षदों के पास ही स्वच्छता समितियों का अधिकार था। पार्षदों ने अपने वार्ड में समितियों के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के संयुक्त खाते खुलवाए, जिनमें निगम की ओर से कर्मचारियों का वेतन भेजा जाता था। स्वच्छता समितियों की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची में शामिल कर्मचारी मौके पर नहीं पाए गए, इसलिए नगर निगम ने कर्मचारियों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया। इस सत्यापन की रिपोर्ट आने तक इन सफाई कर्मियों का वेतन अब रोक दिया गया है। दरअसल नगर निगम में सभी 100 वार्डों में सफाई की स्वच्छता समिति गठित की गई। हर वार्ड में गठित समिति में 8 से 12 सफाई कर्मचारी रखे गए। ऐसे में शहर भर में इनकी संख्या 1000 के करीब और इनके वेतन में अब फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसको लेकर रिपोर्ट आने तक सफाई कर्मियों की सैलरी रोक दी गई है। देखिए, इसमें हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है। उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी। तो बुलेटिन में बात खटीमा की कर लेते हैं, जहां महंत हरिगिरी महाराज की हत्या का मामला सामने आया है।
तो उधम सिंह नगर से एक बड़ी वारदात सामने आई। भारत नेपाल सीमा के पास खटीमा भारामल मंदिर में बाबा समेत 2 लोगों की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाले मौके से फरार हो गए। मंदिर में एक और सेवादार गंभीर रूप से घायल मिला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हमले के वक्त आश्रम में बाबा हरिगिरी महाराज और सेवादार नन्हे बाबा के साथ 2 अन्य मानसिक रोगी मौजूद थे। इस दौरान सेवादार नन्हे बाबा ने बताया कि सभी लोगों को अलग अलग स्थान पर सो रहे थे। सोते हुए लोगों पर हमलावरों ने एकाएक लाठी डंडों से जबरदस्त हमला किया। इसमें आश्रम के मुख्य महंत बाबा हरिगिरी महाराज और रूपा नामक एक अन्य मानसिक रोगी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने इस घटना पर रोष जताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। से आए थे वो लोग? कितने लोग थे वो? 3 लोग। कैसे शरीर में कैसे थे? क्या मुंह में कुछ? हाँ, एक तो कुछ बांध रखा था, 2 पीछे थे, पहचान नहीं आई। दिखने के कैसे थे? हाँ, आगे जैसे थे। एक आंख से लंबा होगा, थोड़ा लंबा था। अच्छा, बाकी 2 आगे जैसे थे। दुखद घटना है। अब धार्मिक प्रांगणों में भी ऐसी घटना होने लगी है। कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहा है। खटीमा में तो खासा दिन दहाड़े चोरियां हो जा रही हैं। अभी यहाँ बाबा जी और एक साथी की उनकी हत्या कर दी गई है। एक साथी को गंभीर रूप से घायल किया गया है। एक बेचारा जान बचा के भागा है। उससे पहले द्यूरी में जो है शाम के टाइम खुली बाजार में हत्या करके लोग चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था लचर होती नजर आ रही है। बारामल मंदिर जो है वो जंगल के अंदर 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाने के बाद एक बिल्कुल सुनसान जगह पे बारामल मंदिर करके पड़ता है। वो वन विभाग की बारामल रेंज के अंदर पड़ता है, जिसमें पूरा रेंज है बारामल रेंज। तो बिल्कुल घनी जंगल कोर एरिया बोलते हैं ना बारामल रेंज, तो जंगल उसमें बारामल मंदिर करके एक है। उस बारामल मंदिर में जो निवासी बाबा है जो हमेशा वहाँ रहते हैं, एक बारामल मंदिर का बाबा और उसके एक चेले का रात्रि को या अर्ली मॉर्निंग को हत्या हुई है। डंडों से प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि डंडों से मार के उनको हत्या की गई है। गुल्लक खुला हुआ है और हाल ही में ये मेला भी हुआ था बारामल का, वो जो तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की। बता दें कि अल्मोड़ा में सर्दी के मौसम में भी जंगलों में आग लगी हुई है। तो अल्मोड़ा जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हवालबाग विकासखंड के शीतला खेत, बिनसर, कसार देवी जंगल दिन रात आग में धधक रहे हैं। इसमें लाखों की वन्य संपदा जलकर खाक हो रही है। वहीं जंगलों से उठने वाला धुआं आबादी पहुंच रहा है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के मौसम में जंगलों में आबादी से पहुंचने वाले धुएं से बच्चों और बुजुर्ग की सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। दूसरी ओर वन महकमा जंगलों की आग की घटनाओं को कंट्रोल बर्निंग के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। इन घटनाओं से वनों के जैव विविधता को खासा नुकसान हो रहा है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक चुनौती साबित ये आग हो रही। देख रहा हूँ कि आजकल जो है जैसे बिनसर हमारा बिनसर का जंगल जो है पूरा मैं देख रहा हूँ कि वो जल रहा है और हमारे आसपास से लगे हुए चितई है, कसार देवी है और अन्य जगह है जैसे बाड़े छीना है और ये विकासखंड हॉलबाग है, फैसे छाना है, धोलवी ब्लॉक में काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से जो है ऐसे ही आग जो है जंगलों में धधक रही है। इससे तो आग लगने से जंगल में तो नुकसान तो होता ही है और इससे जो है जल स्रोतों को भी इसमें फर्क पड़ता है और छोटे छोटे जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनके जो हमारे और वनस्पतियाँ हैं उनको भी नुकसान होता है। नहीं, आग का तो अभी वैसे आग की ऐसी कोई घटनाएं है नहीं। जहाँ तक मेरा है एक हमारे यहाँ नियंत्रण कंट्रोल बढ़ने का कार्य चलता है वो। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।